हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका पार्ट नंबर 3 है। अभी तक हम लोग काफ़ी सारे बेसिक टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक बार उनको देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं हमने। देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं अभी तक। इसके अलावा आपको एक चार्ट बताया था जहाँ पे था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, कि हमारे पास लिक्विड्स में जो करंट फ्लो होती है वो किस वजह से होती है, गैसेस में करंट किस वजह से फ्लो होती है, मेटल्स में किस वजह से फ्लो होती है, और सेमी कंडक्टर के अंदर किस वजह से फ्लो होती है। तो उसका एक चार्ट आपको पढ़ा दिया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी स्टोरी तुम्हें समझा दी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और इसके अलावा हम लोग 2-3 डेरिवेशन भी इसके ऊपर देख चुके हैं, है ना। ये मोबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम आज पढ़ेंगे, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो मोबिलिटी की जो कहानी है और उसका इलेक्ट्रिक करंट से क्या रिलेशन है, इसको मैं आपको आज अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये नहीं हुआ। इसके अलावा क्या पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था, देखा था कि रेजिस्टेंस में और रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, वो बातें हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब इस लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारी कहानी तुम लोगों ने ख़त्म कर ली। एक तो हम लोग मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जिसको जनरली आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बोला जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अभी ये टॉपिक बीच में स्किप करेंगे, एनर्जी और पावर बाद में पढ़ाऊंगा, इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम रेजिस्टेंस के बाद क्या पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बाद जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस के भी कुछ बेसिक से क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से देखने को आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों का एक तो ये मोबिलिटी वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, ये वी आई करेक्टरिस्टिक कवर अप हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, और बाकी की जो कहानियाँ हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, कुछ न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो कनेक्शन होता है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे क्या बोला है, ए कॉपर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर। पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ साथ साथ। मेरे पास रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 10 ओम का है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 mm स्क्वायर का है। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर को जब आप कन्वर्ट करते हो कि 1 mm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, 10⁻³ मीटर से करते हैं। तो यहाँ पे तो mm का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 10 वोल्ट का है हमारे पास। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी, अगर इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर इन कॉपर इज दिस वन। ये इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी दे दी ना, स्मॉल आंसर से डिनोट करते थे आप। तो 8 × 10⁸ इतनी आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, यानी पर मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये सारे पैरामीटर दे रखे हैं, हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का आपस में क्या कनेक्शन होता है, क्योंकि ये सारे पैरामीटर सोचो, करंट वाले फॉर्मूले से ही हम लोग रेजिस्टेंस और वोल्टेज निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारे पास उसी में आएगी। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो है I = NEAVD, ठीक है। इस I को मैं कन्वर्ट कर लूँगा, ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, V = IR होता है। तो I की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, V/R आ जाएगी। तो I को मैंने V/R से चेंज कर लिया, NEAVD। मुझे निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाकी सब चीज़ें नीचे पहुंचा दीजिए। तो V/R ऐसे कैसे रहेगा, N भी नीचे आ जाएगा, E भी नीचे आ जाएगा, A भी नीचे आ जाएगा। सारी वैल्यू पुट करोगे आप। वोल्टेज 10 वोल्ट की है, वोल्टेज देख लो कितने वोल्ट दे रखा है उसने एक बार, 10 वोल्ट वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस भी 10 ओम है हमारे पास। तो 10 वोल्ट की वोल्टेज, 10 ओम रेजिस्टेंस, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है, 8 × 10⁻28। तो ये है 8 × 10⁻28, है ना। इसके बाद ई, स्मॉल ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ये। इनटू में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आया था, 10⁻⁻6 आया था कन्वर्ट करने के बाद। जब इस पूरी स्टोरी को तुम सॉल्व करोगे, भाई पावर्स को ऊपर ले जाना, पॉइंट से हटा के सिर्फ वैल्यू को सॉल्व करना, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.078 के अप्रॉक्स तुम्हें आंसर मिलेगा। तो कैलकुलेशन तुम्हें ये अपना आप करनी है, कैलकुलेशन में लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इतने मीटर पर सेकेंड हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालने वाला क्वेश्चन था। बस ध्यान क्या रखना था कि I = NEAVD जब लगाओगे तो इसमें अगर अटक जाओगे करंट पे, तो उसको V/R से रिप्लेस कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन जो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जहाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी होती है, ठीक है ना।
चलो भाई, इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के ऊपर है। यहाँ पे भी आपको ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है, इतना आंसर आएगा, इसको आप होमवर्क से खुद अटेम्प्ट करोगे दिमाग लगा के। तो ये बातें मैंने आपको काफ़ी सारी पढ़ा दी हैं, तो इसको खुद से अटेम्प्ट करना है, ऑलमोस्ट उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जैसा अभी अभी कराया है। ठीक है भाई, चलो अब ये एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस हैं। अब देखो इसमें जो ए और बी पार्ट था वो मैंने यहाँ से कट कर दिया, क्योंकि ए और बी पार्ट किसी भी काम का नहीं है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा वो। ठीक है, तो सी डी और ई जो ये पार्ट थे ये इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। रीजन वाले क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन इनसे बड़े आराम से बन जाते हैं। तो एनसीईआरटी में से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगा। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चन आपको अवॉइड करने हैं, आपके एग्जाम्स में नहीं आते हो कभी भी। ठीक है, कैलकुलेशन फालतू की नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी तो वो सिर्फ टाइम कंज्यूम करती है, और सीबीएसई ऐसा कभी नहीं चाहता। देखो सी पार्ट में क्या बोला है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, यानी वीडी बहुत कम होता है, हाँ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, हमें पता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत कम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का मैग्नीट्यूड होता है। हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, तो फिर कंडक्टर्स के अंदर हम लोगों को 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर की करंट कैसे मिल जाती है, तो करंट का अमाउंट इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत सिंपल सा जो आंसर है उस चीज़ को देखो भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला है I = NEAVD, मैंने आपको कहा था ये डेरिवेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये वैसे भी बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, हाँ ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑलरेडी बहुत कम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कह रहे हैं ये भी बहुत कम होता है, हाँ जी ये भी बहुत कम वैल्यू का है। क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट सा ही मान सकते हो ना, उसको कितना इंक्रीज कर लोगे, तो इस पर तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो हुआ क्या, करंट ज़्यादा क्यों है, इसका मतलब करंट ज़्यादा है इस स्मॉल एन की वजह से, यानी स्मॉल एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से करंट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स नंबर डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वायर्स में वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने भी पीछे क्वेश्चन किया तो आपने देखा था कि 10⁻28 में जा रहे थे टर्म्स नंबर डेंसिटी के, तो पर मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतनी हाई डेंसिटी होने की वजह से ही एन बढ़ जाता है, एन के बढ़ जाने की वजह से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर क्या लिखोगे, सिंपल सा लॉजिक ये आएगा कि ड्यू टू वेरी हाई करंट डेंसिटी या ड्यू टू वेरी हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, करंट डेंसिटी मत लिखना, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू वेरी हाई डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द अमाउंट ऑफ करंट इन वायर इज वेरी हाई। ठीक है, इस वजह से करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कम है, बट एन की वैल्यू जो नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है इसकी ज़्यादा हो जाने की वजह से करंट का अमाउंट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हमारे पास हमारा सी वाला पार्ट का आंसर कवर हुआ। इसके बाद डी वाले पार्ट को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है इसने, when electrons drift in a metal from lower to higher potential, देखो याद करो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे थे जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाया था। तो ये पूछ रहे हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं हाई लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आंसर है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। जब वो चलेंगे तो चलते हुए टक्कर भी होंगी, टक्कर होते होते ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जा रहा था, इसके टक्कर हुई, नीचे की तरफ मुड़ गया, फिर एक और टक्कर हुई, फिर दोबारा सीधा हो गया। तो पूरी एंटायर जर्नी पे इनका पाथ स्ट्रेट रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आएगा क्लियरली नो। देख लीजिए किस तरह से फ्रेम करोगे उस आंसर को, मैंने यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है। This is not true because when electric field is applied, electrons drift from lower to higher potential. Lower से higher potential की तरफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, and due to the collisions with ion, उनकी जो पॉजिटिव आयन से उनसे टक्कर भी होने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें से कुछ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है ना भाई। तो चलो नेक्स्ट वाला डी वाला पार्ट तो ये हमारे पास हो गया, तो नेक्स्ट वाला हम लोग पार्ट पढ़ते हैं जो ई वाला पार्ट है। इसमें क्या बोला है, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स विद द पॉजिटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर पॉजिटिव आयन से होती है तो उस दौरान, उन टक्करों के दौरान, उन कॉलिजन्स के दौरान, तो क्या उनका पाथ स्ट्रेट लाइन बना रहता है। और वो भी दो केस में पूछा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। मतलब
एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर दौड़ रहे होते हैं और उनकी जब टक्कर होती है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे था, इस इलेक्ट्रॉन की टक्कर एक पॉजिटिव आयन से हुई, ये पॉजिटिव आयन है, तो उसकी टक्कर पहले इससे हुई, यहाँ पे जाके टकराया, उसके बाद एक और पॉजिटिव आयन यहाँ बैठा हुआ था, फिर ये जाके इससे टकराया। तो इस पूरी टक्कर के दौरान जो पाथ है भाई, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो ये क्या पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है? तो आपसे ये पूछा गया है कि सक्सेसिव कॉलिजन्स के टाइम पे पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ होगा तब कैसा आएगा और नहीं लगाया हुआ होगा तब कैसा आएगा। तो देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तब कोई इश्यू नहीं है, तब जब टक्कर होंगी ना इन पार्टिकल्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव आयन के साथ, तो उस सिचुएशन में देखो क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन है, पहले टक्कर हुई सामने वाले से, ये ऐसे चल के गया, फिर टक्कर हुई किसी और से, फिर ये ऐसे चल के गया, फिर टक्कर हुई, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरह से हर टक्कर के बीच में उसने स्ट्रेट रास्ता चला है, तो कोई इशू नहीं है। बट जब बात आती है बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगा देने पे जब ये इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन से टकराएगा, इसकी अभी टक्कर हुई, अब जब नेक्स्ट टक्कर होगी क्योंकि बाहर से फोर्स भी लग रहा है, तो उस फोर्स की वजह से इसका पाथ स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ इस तरह का हो जाएगा, कर्वेचर पाथ बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स की जब कॉलिजन हो रही है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा ना। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्स ये इलेक्ट्रॉन खुद को फील कर रहे होंगे, जिस वजह से इनका पाथ स्ट्रेट लाइन ना रह के टक्करों के दौरान थोड़ा सा कर्वेचर मिलता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है इस आंसर में। तो फर्स्ट पार्ट वाले में केस में जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, तो आंसर है यस। यस, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन विद द पॉजिटिव आयन। तो जब इनकी पॉजिटिव आयन पर टक्कर होगी तो उन टक्करों के दौरान इनका पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तब। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो पाथ स्लाइटली कैसा हो जाएगा, कर्वेचर आ जाएगी पाथ के अंदर उन टक्करों के दौरान। तो पाथ पहले ऐसा था, फिर जैसे टक्कर हुई तो हल्का सा इस तरह का कर्वेचर। ये क्यों आया? क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है जिसने उस इलेक्ट्रॉन पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रखी है जो पहले वाले केस में एब्सेंट थी। ठीक है, तो ये रीजन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एनसीईआरटी के जो छांट के आपको समझाए जा रहे हैं। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना पहले तो, उसके बाद आंसर समझने की कोशिश करना। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब बात आती है आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसको बुक में वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बोलते हैं। तो ये क्या पंगा है, होता क्या है यहाँ पे? तो देखो, हम लोग बात करते हैं सिंपल सी, ओम्स लॉ से कनेक्टेड है ये चीज़ें। तो हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया इस तरह से, यहाँ पे मैंने क्या शो करी, यहाँ पे मैंने करंट शो करी। याद करो, आपको ओमिक और नॉन ओमिक के केस में भी इतनी सी बातें बताई थी। यहाँ पे मैंने वी शो करा है ना, वोल्टेज शो करी है। मैंने इस ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाया, सपोज एक और दो ग्राफ बनाए मैंने इस तरह से। ये मेरे पास किसी ए चीज़ का ग्राफ है, ये किसी बी चीज़ का ग्राफ है। सपोज दो मेटल हैं, एक ए है और एक बी है, तो इस तरह के स्ट्रेट लाइन टाइप के ग्राफ तो ओमिक कंडक्टर में ही आ सकते हैं आई वी के बीच में। अगर ये ग्राफ कर्वेचर में जा रहा है या किसी और शेप का है फिर तो नॉन ओमिक कंडक्टर हुआ ना। तो फिलहाल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो मैं बोल सकता हूँ मेटल के लिए ही होंगे। अच्छा, अब एंगल की ज़रा बात करते हैं। इसने एंगल जो बनाया है वो θ1 बनाया है जो कि आपको कम नज़र आ रहा है, और बी वाले ने जो एंगल बनाया है वो θ2 बनाया है जो कि ज़्यादा नज़र आ रहा है। सिंपल सी बात कि एंगल पे 10 अप्लाई करके tan θ1 अगर मैं लगाऊं या tan θ2 में अगर लगाऊं तो मुझे मिल जाएगी स्लोप। मैथमेटिक्स यही कहती है कि अगर आपको स्लोप चाहिए तो उस पर्टिकुलर एंगल पे जो उस पर्टिकुलर ग्राफ ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रखा है, उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल पे tan चला दीजिए। तो tan क्या होता है? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर वाले केस में आई काउंट हो जाएगा, बेस वाले केस में वी काउंट हो जाएगा। तो ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि जब tan थीटा चलाया जाएगा तो इक्वल टू में आई अपॉन वी आएगा। क्या आएगा? इक्वल टू में आई अपॉन वी की वैल्यू आएगी। भाई सोचो ना, यहाँ पे अगर ट्राइंगल पूरा कर दूं, 10 चलाऊं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर वाली केस किससे सिमिलर होगी? आई से, और बेस वाली वैल्यू वी से। तो इसका मतलब आई वी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो मेरे को क्या रिप्रेजेंट करती है? आई अपॉन वी को अगर आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो तो वहां से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्लोप की कनेक्शन में ही बात करने वाला हूँ। मैंने ग्राफ बना दिया, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये लिखूंगा। तो पहले स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। याद रखना, आई कौन सी एक्सिस पे है और वी कौन सी एक्सिस पे है। तो आई वी ग्राफ की स्लोप कैसे निकालेंगे कि सर आप दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड हम लोगों ने कर दिया। आई अपॉन वी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 अपॉन वी अपॉन आई। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आई को नीचे उठा के ले आया। वी अपॉन आई होता क्या है? वी अपॉन आई
आर होता है ओम्स लॉ से, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर आता है ओम्स लॉ के कंपैरिजन से हम जब देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर वी आई ग्राफ की स्लोप की बात हो रही है तो वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। इसका मतलब जिस पर्टिकुलर ग्राफ में स्लोप ज़्यादा होगी वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, जहाँ पे स्लोप कम होगी वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर वो आई वी ग्राफ है तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्लोप की बात करें, डायग्राम देख के बताओ किसकी स्लोप ज़्यादा है, ए की या फिर बी की स्लोप, किसकी स्लोप ज़्यादा आ रही है। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि बी की स्लोप ज़्यादा है, बी वाले ने ज़्यादा एंगल बनाया है। तो यहाँ पे अगर बी है तो बी की स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का आई वी ग्राफ की स्लोप का रेजिस्टेंस से इन्वर्स कनेक्शन है, तो जिसकी स्लोप ज़्यादा है देयरफॉर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे बी की स्लोप ज़्यादा है तो बी का रेजिस्टेंस कम आएगा और ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। तो ये एक तरह से यहाँ पे आंसर हो गया इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको नोट करके ले जानी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला सेक्शन, यू मस्ट नो दिस वन, कि आई वी ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है अगर हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करें तो बस आई वी ग्राफ करेक्टरिस्टिक कर्व में ये बात थी। सपोज ये वी आई ग्राफ होता, यहाँ पे वी दे रखा होता और यहाँ पे आई दे रखा होता, तो वी आई ग्राफ के केस में वी अपॉन आई लिखते, वी अपॉन आई लिखते तो डायरेक्टली आर हो जाता। तो उस सिचुएशन में वी आई ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है डायरेक्टली। तो आंसर ये चेंज हो जाते, रिवर्स हो जाते। तो ध्यान रखना कि आई वी ग्राफ दे रखा है या फिर वी आई ग्राफ दे रखा है, जनरली यही होता है आई वी ग्राफ, बट बाई चांस उसने वी आई ग्राफ दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग इस लॉजिक से मत करके आना, फिर चीज़ें बदल जाएंगी, आंसर्स अपोजिट हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये आई वी ग्राफ की कहानी हुई, इसके बेस पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसको देख लो आप लोग। देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, एक वी आई ग्राफ बोला। देखो ये वी आई बोले कुछ भी, आपको ग्राफ से मतलब है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो वी आई आई वी, आपके लिए कैसा ग्राफ है, आपके लिए आई वी ग्राफ है। आई यहाँ पे है, वी यहाँ पे है, तो आई वी ग्राफ पढ़ोगे आप लोग इसको। इस ग्राफ में ये किसी मेटेलिक वायर के लिए बना रखा है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे है ना, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इन्होंने ग्राफ बनाया। तो ग्राफ को टेम्परेचर से कोरिलेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है कौन दोनों में से टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा और क्यों। देखो आपको अच्छे से पता है कि अगर मेटल की बात करें, वायर कौन सा है, मेटल, क्योंकि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का कनेक्शन सबके लिए अलग अलग होता है। तो मेटल की अगर बात करूँ, ये आंसर्स बता रहा हूँ बहुत बेसिक से, तो फॉर मेटल जो रेजिस्टेंस होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है टेम्परेचर से। सिंपल सी बात, मेटल के केस में अगर बात करें, सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर मैं टेम्परेचर पता करना चाहता हूँ और मैं किसी तरह से ये पता कर लूँ कि इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो रेजिस्टेंस जिसका हाई होगा उसका टेम्परेचर भी हाई होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैं रेजिस्टेंस पता कर लूँगा और रेजिस्टेंस पता करने में हम लोग माहिर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सपोज नाम लिख देते हैं, इसको हमने ए नाम लिख दिया, इसको हमने बी नाम लिख दिया। तो क्या करूँगा, आई वी ग्राफ की स्लोप है, तो मैं यहाँ पे वर्डिंग्स जो लिखूँगा उसको ध्यान से देखिएगा। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ है ना, जो हम लोग वर्ड्स अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे वो क्या होता है, वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होती है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है जी। यहाँ पे स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप पे मैंने ए और बी ग्राफ का नाम जो लिख रखा है, तो ए वाले ग्राफ की स्लोप आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, बी वाले की कम नज़र आ रही है। सिंपल सी बात है ना, ए वाले ने ज़्यादा एंगल बना रखा है, बी वाले ने कम एंगल बना रखा है। स्लोप जिसकी ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि उल्टा कनेक्शन है। तो रेजिस्टेंस की जब बात आएगी आर ए और आर बी में, तो बी का रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा, सिंपल सी बात। तो अब देखो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, अब रेजिस्टेंस तक तुम पहुंच गए, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अब इतना सॉल्व करने के बाद ये जो रेड कलर से डेटा है इसको इसके बाद लिखोगे, पहले मत लिखना। तो ये वाली कहानी इसके बाद यहाँ पे आप नोट कर लोगे एंड आफ्टर दैट क्या आ जाएगा, जब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है तो इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके टेम्परेचर ज़्यादा। तो टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो टेम्परेचर ऑफ ए ग्राफ विल बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ बी ग्राफ। तो बी वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और बी वाले ग्राफ में एग्जैक्टली लिखा कौन सा टेम्परेचर था, बी वाले ग्राफ में T2 लिखा हुआ था, तो उसका मतलब T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1। तो फाइनली बात समझ में आ रही है ना। तो शॉर्टकट क्या लगाओगे, आई वी ग्राफ है तो जिसकी स्लोप कम है, जो सबसे नीचे वाला ग्राफ है, वो पर्टिकुलर चीज़ हाईएस्ट टेम्परेचर पे है। सिंपल सी कहानी, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसका टेम्परेचर भी हाईएस्ट होगा। तो आई वी ग्राफ में लोएस्ट लाइन जो होगी वो हाईएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट रेजिस्टेंस वाली होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है और ऐसे उसको क्रैक करके आना है प्रॉपर वे में, सारी बातें लिख के। पहले ये लिखोगे, फिर ये कहानी इसके नीचे इस जगह पे लिख लेना एंड आफ्टर दैट दिस वन, फाइनली आंसर फिनिश्ड, डन। चलो
2019 के एग्जाम्स में यहीं के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ के आ गए थे इतना आसान सा क्वेश्चन, जबकि इसकी बातें 9th क्लास में भी पढ़ाई जाती हैं। अगर इतनी कहानी कभी 9th में पढ़ी होती ना तो ये क्वेश्चन छोड़ के आने वाला नहीं था। तो क्या पूछा इसने, द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर फॉर मरकरी इज शॉन इन द फिगर, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मरकरी नियर 4 केल्विन। ये रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है, ये येलो कलर में ग्राफ है। क्या कर रहा है, 4 केल्विन पे मरकरी का बिहेवियर आपको बताना है कि किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। सोच के बताओ, 4 केल्विन यहाँ पे है आपका टेम्परेचर, और जब 4 केल्विन टेम्परेचर है तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस कैसा है, 0 है। तो इसका मतलब ये जो मरकरी है, ये मरकरी 0 रेजिस्टेंस दिखा रहा है। एट 4 केल्विन रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी इज एग्जैक्टली 0। तो मरकरी का रेजिस्टेंस 4 केल्विन पे 0 आ रहा है। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी का रेजिस्टेंस 0 होता है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, एंड दैट फिनोमेना इज नॉन एज द सुपर कंडक्टिविटी एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। तो व्हाट विल बी राइट हियर, वी विल राइट दैट कि say at 4 Kelvin resistance of mercury is 0, that's why mercury is showing the phenomena of superconductivity, या ऐसे लिख देना here mercury is acting as a superconductor। ठीक है, तो इतना सा उसका आंसर लिखना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था सिर्फ ये। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो जो मैंने वर्डिंग्स बोली हैं कि उसी वर्डिंग्स को आप उस फॉर्मेट में इसके नीचे नोट डाउन कर लेना। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था कि भाई 4 केल्विन पे रेजिस्टेंस 0 हो गया, दैट मीन्स 4 केल्विन पे दिस मरकरी इज बिहेविंग एज अ सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी ये शो कर रहा है। सुपर कंडक्टर्स वही होते हैं जिनका एक बहुत लोअर टेम्परेचर पे, अब 4 केल्विन को कन्वर्ट करो, -269 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इतने कम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस अपना 0 करा दें, ऐसे सब्सटेंस तो सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। अभी भी रिसर्च में है, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करने वाले सुपर कंडक्टर नहीं बना पाए हैं अभी भी। जो भी सुपर कंडक्टर बने हैं वो -150 -200 पे वर्क करते हैं। नॉर्मल एनवायरनमेंट पे तो टेम्परेचर होता नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे काम के फिलहाल वो कुछ भी नहीं है। तो मरकरी के केस में ये बात आपको ग्राफ से बहुत अच्छे से इंटरप्रेट होती है कि 4 केल्विन पे इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया, सो इट इज शोइंग द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। डन। ये अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ग्राफ कॉपी पेस्ट है। आप एनसीईआरटी खोल के देखना इस चैप्टर के, आपको ऐसा ग्राफ बिल्कुल एनसीईआरटी में दिखाई दे जाएगा। करंट वर्सेस वोल्टेज आईवी ग्राफ है, करंट मिली एम्पियर में, उससे हमें कुछ करना नहीं है। पूछा क्या है, ये पहले भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है इस ग्राफ से क्वेश्चन। फिलहाल उन्होंने क्या पूछा है, 19 में जब आया था दोनों ग्राफ साथ साथ में आए थे, ये भी और पीछे वाला भी। In which region of the graph shown in the figure is the resistance negative end by, नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पे है भाई, पॉजिटिव रेजिस्टेंस वहाँ होता है जहाँ स्लोप पॉजिटिव हो, नेगेटिव रेजिस्टेंस वहाँ होता है जहाँ स्लोप नेगेटिव हो। क्यों, ऑब्वियसली बात है कि भाई जब यहाँ पे ग्राफ ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है इस तरह से, भाई यहाँ से ओ से लेके ए तक के पोर्शन में तो ग्राफ इंक्रीज हुआ है ना, ए से लेके बी तक के पोर्शन में हल्का हल्का इंक्रीज हुआ है, उसके बाद बी से लेके सी तक के पोर्शन में ग्राफ कैसा डिक्रीज है। तो अगर इस सेक्शन में मैं किसी भी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ ऐसे, तो टेंजेंट कैसे आएगी, टेंजेंट डाउनवर्ड स्लोप की तरह आ रही है, नहीं आ रही है। तो बी से सी तक के रीजन में टेंजेंट डाउनवर्ड स्लोप की तरह है, तो इसका मतलब बी से सी तक का रीजन नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है, और बाकी जितना भी रीजन है ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस वाला है। अच्छा, आपसे पूछे कि ओम्स लॉ किस पर्टिकुलर रीजन में थोड़ा बहुत फॉलो हो रहा है, तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है 0 से या ओ से ए तक के रीजन में, तो यहाँ पे ओम्स लॉ थोड़ा थोड़ा फॉलो होता है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, ओम्स लॉ इज ओबेड इन दिस रीजन। ठीक है ना, और किस रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है, इन रीजन, विच रीजन, बी टू सी, इन रीजन बी सी रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, आर इज नेगेटिव ड्यू टू द नेगेटिव स्लोप, है ना, ड्यू टू द, क्यों, रीजन क्या है, ड्यू टू द नेगेटिव स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ। तो ये आईवी ग्राफ जो है इसकी नेगेटिव स्लोप शो हो रही है। स्लोप ही तो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल रिप्रेजेंट करती है। अगर स्लोप नेगेटिव हो गई तो आर की वैल्यू अपने आप माइनस में आ जाएगी, क्योंकि जब ये लाइन को नीचे की तरफ बढ़ा के ऐसे मिलाओगे, थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, मैथमेटिक्स में मैं जाना नहीं चाहता ज़्यादा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं कि सोचोगे, तो एक्सटेंड जब करोगे तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल अप्रॉक्सीमेट जो होगा वो एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, 90 से ज़्यादा का होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का 10 चला दूं तो 10 ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 से ज़्यादा का एंगल, आप कुछ भी ले लो, आप 10 135 उठा के देख लो, 10 135 की अगर वैल्यू निकालोगे या 10 120 की वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस का होता है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, मैथ्स इतनी हायर लेवल पे मैथमेटिक्स वाले ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो हम लोग अपने फिजिक्स में जितनी ज़रूरी होती है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो नेगेटिव स्लोप जहाँ आ जाए वहाँ रेजिस्टेंस नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात, सिंपल इतना ध्यान रखना है। तो बी से सी तक का रीजन नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला हो गया।
ये जो एबनॉर्मल सा ग्राफ है ना, ये ग्राफ वैसे है किस चीज़ का, ये एक सेमीकंडक्टर होता है गैलियम आर्सेनाइड वाला, ये उसका ग्राफ है, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर सब्सटेंस होता है, उसका ये ग्राफ होता है। ठीक है जी, आंसर पूरी प्रॉपर वे में तुम्हें समझा दिया गया है, इस चीज़ को नोट कर लेना। ग्राफ पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीएसई ग्राफिकल डेटा को ज़्यादा प्रेफर करता है हमेशा से ही। ठीक है जी, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। बेसिक्स बहुत पढ़ लिए। अगला टॉपिक रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सिंबल क्या होता है, रोहो, इसको रोहो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सिंबल इज नॉन एज द रोहो। तो रोहो, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये बहुत कॉमन जो वर्ड है वो क्या यूज़ होता है, रेजिस्टिविटी यूज़ होता है। क्या होता है ये, इस चीज़ को समझते हैं ज़रा। अब रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कैसे, कि हम लोगों को बहुत बेसिक से कुछ बातें ऑलरेडी पता हैं, वहीं से ये एक टर्मिनोलॉजी आती है। रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना। रेजिस्टेंस तो घटता बढ़ता रहता है बार बार, रेजिस्टिविटी इतनी आसानी से चेंज नहीं होती है। हम लोगों को एक बात पता है कि आर का रिलेशन एल से डायरेक्ट होता है। भाई लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बदल आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपको ये समझा चुका हूँ मैं। एंड दूसरी बात क्या पता है कि रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया से इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी ज़्यादा मोटे वायर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, जो पतले वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इतनी बातें आ गई। दोनों को अगर कंबाइन करूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, इनको कंबाइन करने पे तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है भाई, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, अगर मैं इक्वल टू लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक सिंबल लिखा रोहो। ठीक है, बाकी L अपॉन A मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो अब देखिए R इज इक्वल टू रोहो, रोहो ऊपर ही तो काउंट होगा, रोहो ऊपर ही तो गिना जाएगा मैथमेटिकली। तो R इज इक्वल टू रोहो L अपॉन A। मेरे पास एक रिलेशन बना जहाँ पे जो ये रोहो आया है, इस रोहो को ही क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ये मेटल भी हो सकता है, ये इंसुलेटर भी हो सकता है, ये एलॉय भी हो सकता है, ये सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। तो ऐसा मत बोलना कि रेजिस्टिविटी सिर्फ मेटल की होती है, ये कहना गलत है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस हर एक सब्सटेंस के होते हैं। आपके पास जो भी मटेरियल होगा सबके रेजिस्टेंस, सबकी रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएंगी। सपोज आप दो तार ले लो, अगर मैं दो वायर ले लूँ जिसमें सपोज सेम मटेरियल के वायर हैं, बिल्कुल कॉपर कॉपर के दो वायर हैं, उनकी लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है ना, टेम्परेचर भी मान लो नहीं बदल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है उनका रेजिस्टेंस भी तो बराबर होगा। तो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट कनेक्शन रेजिस्टिविटी से है। अगर बाकी के दोनों पैरामीटर ये चेंज नहीं हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। तो ये बातें बहुत काम आएंगी। आई कैन से दैट कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों में आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और समझने के लिए। तो रेजिस्टिविटी की बहुत बेसिक सी बात ये हुई। रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ये रेजिस्टिविटी सब्सटेंस की है, तो रोहो इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो सब्सटेंस पे, जो मटेरियल पे ही डिपेंड करेगी। मतलब मटेरियल बदलेगा तो ही ये बदलेगी। आप एक कॉपर का वायर लो, उसके 50 पीस कर लो, 50,000 पीस कर लो, एक छोटे से पीस का रेजिस्टिविटी उतनी ही होगी जितनी उस कॉपर वायर की थी। रेजिस्टिविटी का लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं होता है। तो रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये आर बना लेना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो कोई भी मटेरियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और बहुत लिमिटेड फैक्टर पे डिपेंड करती है। डेफिनेशन बना लेंगे, डेफिनेशन में कोई इशू नहीं है। तो एक ऐसी चीज़ आई, मतलब सपोज करो, देखो कितनी अच्छी बात है, मेरे पास एक कॉपर का वायर है, मुझे उसकी रेजिस्टिविटी बता दी किसी मैन्युफैक्चरर ने कि ये कॉपर का वायर है, इसकी रेजिस्टिविटी मान लो 10 वैल्यू की है। ठीक है, अब होगा क्या, वो मुझे ट्रक में लाद के 1000-2000 वायर भेज रहा है, अलग अलग लेंथ के, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना। रास्ते में कुछ वायर टूट भी जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे पास तक जब वो वायर पहुंचेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं उनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन नापूंगा। इन दोनों वैल्यूज को नापने के बाद एल पता लग गया, ए पता लग गया, रेजिस्टिविटी मुझे उस मैन्युफैक्चरर ने बताई दी थी, मैं इन सब की मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा, रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। तो मुझे रेजिस्टेंस निकालने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो चेंज हुई नहीं, मटेरियल तो वही है, कॉपर टूट जाए तो कॉपर ही तो रहेगा। तो लेंथ और एरिया अलग अलग वैल्यू के हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, आप इस फॉर्मूले में रख के उस पर्टिकुलर चीज़ का रेजिस्टेंस निकाल पाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये
कहीं पर भी आप देखोगे इतनी जगह पे अप्लाई होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में कहीं भी बीच में टपक जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ आपको रजिस्टिविटी के अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ये जो बातें बताई हैं, अब थोड़ा सा आगे इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि रजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। वही बात आई कि भाई हमारे पास फॉर्मूला जो है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, लिख देना यहाँ पे वी नो दैट करके कुछ भी। तो रो की वैल्यू क्या आएगी, रो की वैल्यू आर ए अपॉन एल आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे एल को भी 1 मीटर कर दूँ, यूनिट लेंथ का वायर ले लूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 मीटर स्क्वायर कर दूँ, यानी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कर दूँ, तो इन बातों को जब मैं यहाँ रखूँगा तो रजिस्टिविटी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब आप एक काम करो, आप कोई भी वायर लेके आओ जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो जानते हो ना अच्छे से, एरिया की बात नहीं हो रही है, लेटरल एरिया भी होता है होने को। तो हम इस वायर की बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे जो ये एरिया होता है तो लेटरल एरिया होता है, हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है हमारा ए। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लो, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का 1 मीटर का तार ले आओ, उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लो। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं रेजिस्टेंस नापने के, आपने रेजिस्टेंस नाप लिया उसका, तो 1 मीटर लेंथ वाले और 1 मीटर स्क्वायर वाले किसी भी वायर का आपने जो रेजिस्टेंस नापा, सपोज ये कॉपर का वायर था, इस कॉपर के वायर का आपने रेजिस्टेंस नापा, तो जो भी उसका रेजिस्टेंस आया उस टाइम पे इस सिचुएशन में जो ये लिखी हुई हैं उसको ही क्या बोलेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो रेजिस्टिविटी इसी तरह से डिज़ाइन की जाती है, डेफिनेशन देख लो आप लोग। तो resistivity of a material is equal to the resistance of a wire having unit length and unit cross section area। एक किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, वो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। देखो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आ रही है ना, कब आ रही है, जब उस वायर की लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैसा हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी कि यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो। तो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर का जो भी रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है ये। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, बड़ी इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट, बहुत पूछी जाती है। तो एसआई यूनिट कैसे निकालें रेजिस्टिविटी की, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला तो एक ही याद होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आपको रो की यूनिट निकालनी है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। ठीक है, अब यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट भी कौन सी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, हाँ जी, कैसे लिखोगे, यहाँ आर की एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, अपॉन में लेंथ की मीटर होती है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या एसआई यूनिट हो गई, ओम डैश मीटर। ठीक है, तो याद रखना ओम मीटर, डैश तो नहीं पढ़ते, पढ़ते हो तो क्या ओम मीटर। तो कहीं पर एमसीक्यू में अगर ओम मीटर इनवर्स मिल जाए तो ये भी गलत है, कहीं पे ऐसा मिल जाए ओम पर मीटर तो बच्चे ध्यान नहीं देते, स्लैश था या नहीं था, तो ये भी गलत है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना कि इस तरह से यूनिट पूछी जाएगी तो ही आंसर है। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, ऐसे ओम मीटर करके सिंबॉलिक फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो ओम मीटर एसआई यूनिट होती है हमारी रेजिस्टिविटी की। ठीक है जी, बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए, जिस तरह से रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता था ये पढ़ाया गया था, उसी तरह से हम पढ़ते हैं कि किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे और उस मटेरियल के, मतलब उस पर्टिकुलर मटेरियल पे वो किस चीज़ का बना हुआ है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसी है, वो वेरी करती है। मैं ये नहीं बोल सकता कि रेजिस्टिविटी सबकी बढ़ती है घटती है, बट इतना पता है कि टेम्परेचर अगर बदलेगा मटेरियल का, सब्सटेंस का चेंज होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। जैसे मेटल के केस में बात करें तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज हो जाती है, बट सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा है, वहाँ पे टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो मैं आपको अलग से एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, भी आपके सिलेबस में भी है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंसी को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और फिर ग्राफ स्टडी करेंगे इनके। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आप मान लो डिटेल में अलग से आएगा। तो इतना समझ में आया कि हाँ चेंज होती है, टेम्परेचर बदलेंगे तो पक्का रेजिस्टिविटी चेंज होगी, या तो घटेगी या बढ़ेगी, जो भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल, आपने 3 वायर लेके आए, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। तुमने क्या करा, तुमने अपना दिमाग लगाया, तुमने 3 वायर लिए, एक एल्यूमिनियम का, एक सिल्वर का, है ना, और एक सपोज करो कॉपर का। तीनों की लेंथ में मान लेता हूँ एल और एल थी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए और ए था। ठीक है, सब कुछ सेम था। अब
हुआ क्या यहाँ पे कि भाई हमारे पास लेंथ भी सबकी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सबका सेम है, तो इसकी रेजिस्टिविटी सबकी सेम होगी क्या? तो आंसर है नहीं, रेजिस्टिविटी तो इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी और इसकी कुछ और होगी। क्यों भैया? ये एल्यूमिनियम है, इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ और होगी, ये सिल्वर है, अंदर इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, क्रिस्टल वगैरह सब कुछ अलग होगा ना, कॉपर में कुछ और होगा, तो इनकी रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो सकती है। अगर रेजिस्टिविटी अभी चेंज हो गई तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा और इसका कुछ और होगा। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर एल्यूमिनियम का तार आज आपके पास था, आपने चेंज करके कॉपर का यूज़ कर लिया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो गई। ठीक है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती? तो रेजिस्टिविटी जो डायमेंशन होती है किसी कंडक्टर की या किसी मटेरियल की, उस पर डिपेंड नहीं करती है। आप किसी भी लेंथ का, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर ले लो, उसके कितने भी पीस कर दो, उसको डबल कर दो, खींच दो, कुछ भी कर दो, जब तक मटेरियल चेंज ना हो, जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो, तब तक रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है और किन पर डिपेंड नहीं करती है। डन। देखो क्वेश्चन, ऑन स्ट्रेचिंग ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस का एक वायर उसको खींच दिया तुमने, है ना, और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी थी? रो थी। उसकी लेंथ क्या हो गई? डबल हो गई, खींचने पे उसकी लेंथ डबल हो गई है। आपसे पूछा है नया रेजिस्टेंस और नई रेजिस्टिविटी बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? तो सॉल्यूशन ये होगा कि नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में तो कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? लिख देना, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स does not depends on the length and cross section area. तो no change in resistivity because the resistivity of a substance does not depend on the length and cross section area. तो ये बात तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बात आएगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो बदलेगा, लेंथ डबल कर दी। अब बच्चों को डाउट क्या होता है कि सर आपने पढ़ाया था रेजिस्टेंस का लेंथ से डायरेक्ट कनेक्शन, तो लेंथ उसने डबल कर दी, 2 टाइम्स कर दी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अरे भाई ऐसा किसने कहा? भाई प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब हमेशा ये थोड़ी ना होता है कि अगर ये दोगुनी हुई तो ये भी दोगुनी होगी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर ये इंक्रीज हुई है तो ये इंक्रीज होगी, सेम प्रोपोर्शन में डबल होगी, आधी होगी, क्या होगी, ऐसा कोई लॉजिक प्रोपोर्शनैलिटी से समझ में नहीं आता कभी भी। तो हम लोग क्या यहाँ पे डिनोट करते हैं? तो यहाँ पे एक शॉर्टकट याद रखना कि अगर आपने किसी वायर को खींच के उसकी लेंथ को n टाइम्स कर दिया है तो रेजिस्टेंस उसका n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वो शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि इफ वी स्ट्रेच a wire and its length becomes n times, पहले की n टाइम्स हो गए लेंथ के बारे में लगेगा बस ये, देन न्यू रेजिस्टेंस जो है, जो नया रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल लेंगे? तो शॉर्टकट ये है, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश विल बी इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे उसने लेंथ को कितने टाइम्स करा था? लेंथ को उसने डबल करा था, तो डबल यहाँ पे रख दो, डबल का स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब इस केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, 4R। सो R बिकम्स 4 टाइम्स। इस सिचुएशन में कितना हो गया? R हमारे पास 4 टाइम्स हो गया, टोटल 4 गुना रेजिस्टेंस हो गया। तो ये शॉर्टकट काफ़ी जगह पे आपके काम आ जाएगा। तो अब ये याद रखना, रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होना ही होना है, लेंथ बढ़ाने पे कितना इंक्रीज होगा, इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। रेजिस्टिविटी में लेंथ बढ़ाने से कोई चेंज नहीं हुआ करता, ये बात आपने पढ़ ली हैं। तो क्वेश्चन ये कराना था ताकि कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना आ सके आपको। अच्छा, अब ये 2 टर्मिनोलॉजी है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। भाई जब कंडक्टिविटी तो सिलेबस में है ही, एसआई यूनिट इसकी पूछी हुई है, डेफिनेशन पूछ के एसआई यूनिट बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, तो साथ में कंडक्टेंस भी पढ़ लेते हैं। देखो अब ये बहुत इजी सी चीज़ है, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। देखो रेजिस्टेंस, एंस वर्ड आ रहा है, लास्ट के मैच हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। तो फिर से देख लो, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, सिंपल। तो कंडक्टेंस कैसे डिफाइन होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, इसको कैपिटल जी से शो करते हैं, फॉर्मूले में आपको दिखा रखा है, रेसिप्रोकल है तो 1/r कर दिया। एसआई यूनिट कैसे निकालोगे? तो एसआई यूनिट बड़ी आसान सी है, आर की क्या होती है? ओम होती है, तो ओम इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स को रिपीट करके उल्टे ऑर्डर में लिख दो, एम पहले, एच बाद में, ओ बाद में, तो मोह बन जाएगा। तो उसको ओम इनवर्स की जगह कुछ जगह मोह भी बोलते हैं। और इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम पे क्या पढ़ी है? साइमन पढ़ी है, तो उसको साइमन भी बोला जाता है कुछ बुक्स में, तो ये भी याद रखना। तो कंडक्टेंस की बात हो रही है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्स, तो रेजिस्टेंस की जगह मैंने क्या करा? ओम रखा, ओम ऊपर जाके ओम इन्वर्स हो गया। इसको आप मोह भी बोल सकते हो, उसको आप साइमन भी बोल सकते हो। ठीक है,
कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी आ गई। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कंडक्टेंस के कंपैरिजन में कंडक्टिविटी ज़रूर पता होनी चाहिए क्योंकि इसकी एसआई यूनिट और ये पूछी गई हैं। एसआई यूनिट कैसे निकालोगे, इसकी कितनी होती है, इसकी ओम मीटर होती है। तो ओम ऊपर गया ओम पे इनवर्स आ गया, मीटर ऊपर गया मीटर पे इनवर्स आ गया। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स तो आप क्या लिख सकते हो, आपने पढ़ा था मोह लिख दोगे। तो ओम इनवर्स को तो आपने क्या लिख दिया, आपने मोह लिख दिया, और मीटर इनवर्स को एज इट इज़। तो बेटर यूनिट तो वैसे देखो ये वाली है अगर आप मेरे हिसाब से आप सोचो तो, बट चाहो तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बहुत आसान से टर्मिनोलॉजी है, बहुत बेसिक है, इस चीज़ को अच्छे से एक बार देख लेना, ये काम आएगा स्पेसिफिकली कंडक्टिविटी मेरे बहुत काम आएगी जब मैं आपको आगे चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। तो ये सब टर्मिनोलॉजी देखते जाइए, साथ साथ इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी बातें हैं सारी हैं। अब एक रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। आईवी ग्राफ उसने दे रखा है यहाँ पे ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आइडेंटिकल कंडक्टर्स होने का मतलब क्या है, जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या लिखोगे, सिंस कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने का मतलब भी समझ जाना, दैट इज एल एंड ए आर सेम, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया उनका सेम है, इसका मतलब ये समझ में आता है। डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं ए और बी के। आपसे पूछा है किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। अब आई वी ग्राफ है, एल और ए तो सेम हो गया, तो अब एल और ए सेम हो गया तो पहले फॉर्मूले को पकड़ लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पैरामीटर तो कैसे हो गए, ये दोनों पैरामीटर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हैं, दोनों वायर के लिए सेम है क्योंकि। तो आर का रिलेशन रो से कैसा हो गया, फिलहाल डायरेक्ट हो गया अब ये। तो इसका मतलब आपको रेजिस्टिविटी ढूंढनी है किसकी ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ऐसे ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना तो सिखा रखा है। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे स्लोप किसकी ज़्यादा है, डायरेक्ट बताओ, ए वाले की ज़्यादा है बी वाले की ज़्यादा है, ए वाले की स्लोप ज़्यादा नज़र आ रही है। तो सर स्लोप आपको साफ साफ नज़र आ रही है ए वाले ग्राफ की ज़्यादा है बी वाले ग्राफ के कंपैरिजन में। स्लोप जिसकी ज़्यादा है रेजिस्टेंस उसका कम होगा, उल्टा कनेक्शन है। तो ए वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, बी वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी से डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि बाकी दोनों पैरामीटर कांस्टेंट दे रखे हैं, तो रेजिस्टिविटी में भी डायरेक्ट कनेक्शन आ जाएगा। तो किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा आई, रेजिस्टिविटी बी वाले की ज़्यादा आई जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था। तो चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करना है। रेजिस्टिविटी पूछी थी भाई मैं कैसे निकाल दूँ, मुझे तो ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना आता है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा कि आइडेंटिकल हैं तो लेंथ और एरिया सेम हो गए, तो ये दोनों पैरामीटर कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गए, दोनों वायर के सेम है। तो आर का रो से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, तो इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा। रेजिस्टेंस देखा किसका ज़्यादा हुआ, जो नीचे वाला लोअर वायर था, तो बी वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा आएगी। डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन जाए तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, 5 सेकंड में आंसर निकल जाएगा ऐसे क्वेश्चन का। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई, रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ फाइनली हम लोग ने कंडक्टेंस कंडक्टिविटी सब चीज़ें पढ़ ली। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, आपने कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म देखी होगी, कूलम लॉ पढ़ाया था आपको, वेक्टर फॉर्म भी दिखाई थी उस पर्टिकुलर लॉ की। इसी तरह से गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी वेक्टर फॉर्म आप लोगों ने देखे थे, है ना। इसी तरह से फाइनली हम ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे आते हैं। तो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बिल्कुल अलग होता है, जैसे बाकी के वेक्टर फॉर्म तो फिर भी पहचान जाओगे देख के, बट ओम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे चीज़ें समझेंगे, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में जब आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई L लेंथ के एक कंडक्टर पे, तो इसके क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिचुएशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये थ्योरी तो आप लिख दोगे ना पुराने वाली, कि व्हेन वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड अक्रॉस इट्स एंड। तो वो लिख देना कहानी। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L होता है, इसको लिख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू V अपॉन L हम जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ से V की क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ से V की वैल्यू आई E इंटू L। ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट में आया था आपको पहले वाले चैप्टर में, मतलब स्टार्टिंग की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट थी वहाँ पे ये चीज़ें समझा चुका हूँ और यूज़ भी करा था हम लोगों ने इसको कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया E इंटू L। अच्छा, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मुझे ओम्स लॉ बनाना है, तो ओम्स लॉ में इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो मुझे आगे की कहानी भी ऑब्वियस सी बात है कुछ हैंडल आउट करनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद V इज इक्वल टू E इंटू L में आगे की चीज़ें कैसे कैरी आउट करें, तो उस चीज़ को देखो। अब ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ तो ऑब्वियस सी बात है यूज़ करना पड़ेगा ना, वेक्टर फॉर्म में ले जाना है। तो क्या लिखोगे, सिंस बाय ओम्स लॉ। फिजिकली ओम्स लॉ से क्या बात समझ में आती है, ओम्स लॉ से हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू IR होता है।
तो इसी चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज कर लो, तो लिख लो वी की जगह क्या आ जाएगा, आई इंटू आर आ जाएगा। अच्छा जी, ई इंटू एल, क्योंकि अभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन पाई है हमारे पास। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब आर की वैल्यू आपने पढ़ी है, अभी भी पढ़ा है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, जहाँ पे एल कंडक्टर की लेंथ है, ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो आर की जगह क्या लिख लिया, रो एल अपॉन ए लिख लिया। थोड़े से स्टेप्स ध्यान होने चाहिए, बाकी है ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। एल, इस एल से ये वाला एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेक्शन बचा उसमें से जरा ध्यान से देखो, जो ये वाला सेक्शन बचा आई अपॉन ए, करंट को एरिया से डिवाइड कर दिया, तो क्या ये करंट डेंसिटी नहीं बन गई, जे, तो आई अपॉन ए तो जे बन गया, साथ में क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, एल तो कट चुका है, इक्वल टू में क्या है, ई है मेरे पास। समझ में आ रही है ना इतनी बात। अच्छा, थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाओ, जे को यहीं पे छोड़ो, रो को वहाँ पहुँचा दो, तो रो ऐसे लिखा जाएगा 1 अपॉन रो इंटू ई। ठीक, क्या 1 अपॉन रो कुछ याद आ रहा है, तो 1 अपॉन रो तुम्हारे पास क्या होता है, आपने पढ़ा था रो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है, उसका रिवर्स कर दें तो कंडक्टिविटी बन जाती है सिग्मा फॉर्मेट में, तो सिग्मा ई। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो जे करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर अप्लाई कर सकते हो, इज इक्वल टू सिग्मा, ना सिग्मा तो भाई सिग्मा कहाँ से आया, सिग्मा रेजिस्टिविटी का उल्टा, और रेजिस्टिविटी किसके प्रोपोर्शन में होती है, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो रेजिस्टिविटी भी स्केलर होगी, तो यहाँ पे आप लोग इस पे एरो नहीं लगा सकते। अच्छा, ई के ऊपर तो एरो लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो होती है करंट डेंसिटी, तो ये हमारे पास इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। दिस इज द स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है तो बच्चे तो घूम जाते हैं, हमें तो वी इज इक्वल टू आई आर पढ़ाया गया है और इसकी शक्ल तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, तो भैया याद रखना एनसीईआरटी में भी दे रखा है, किताबें खोल के देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए कि जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। लगाने में मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ भी नहीं करा है, बहुत आसानी से डेरिवेशन हो गया है, लास्ट में एक्सप्रेशन बड़ा काम आता है। अक्सर पूछ लिया जाता है ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू मस्ट नो दैट क्या होता है। लिमिटेशंस वगैरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारी बातें, तो ये वेक्टर फॉर्म पढ़ाया क्यों नहीं था पहले, इस वजह से क्योंकि भाई ये वाला फॉर्मूला काम आना था, ये तो आज पढ़ाया है, इसके अलावा ये वाला कॉन्सेप्ट काम आना था कि रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा होती है, तो इसलिए सिग्मा नहीं पता था, तो जब ये पता लग गया तो इसलिए इसको अब लिया है पिक्चर में। तो जानबूझ के मैं कॉन्सेप्ट को आपस में अरेंज करके पढ़ाता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ऐसा मत सोचिए कि चीज़ें बुक्स में अपने तरीके से दी हुई हैं, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो ओवरऑल चीज़ें सब कवर होंगी जितनी भी ज़रूरी हैं। एनसीईआरटी में से सब काम की चीज़ें कवर कराऊंगा, मैं तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ भाई तुम लोगों को, मतलब एक्स्ट्रा इन टर्म्स की नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें इतनी सारी बातें पता लग जाएंगी कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन अटकने ही नहीं वाले अगर तुमने इन चीज़ों की प्रैक्टिस ढंग में करी होगी। अगर आप डेरिवेशन करके नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ उतारना है नोट करना है, तो उससे काम नहीं चलेगा। जब तक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। और हमेशा इस बार कोशिश करना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ, जितने आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे ना उतना बेटर कॉन्सेप्ट होगा। एमसीक्यू से बढ़िया कुछ भी चीज़ नहीं होती है चीज़ों को सॉलिड करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ 10 नंबर के तो एमसीक्यू ही आने हैं, बच्चों की सबसे ज़्यादा गलतियाँ एमसीक्यू में होती हैं, तुक्का मार के आते हैं और मेजॉरिटी में फिर वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना एमसीक्यू जिस भी बुक से मिल सके उस बुक से बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लें, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। अब फाइनली हमारे पास आता है मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। मेरा मोबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इस बार 2020 में भी पूछा गया था एग्जाम में। बहुत आसान सी चीज़ है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के मूव करने की एबिलिटी। भाई मोबाइल फ़ोन सुना है, मोबाइल जो मूवेबल डिवाइस होती है कि आप मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, चलते हुए बात कर सकते हो उस पर्टिकुलर डिवाइस पे। जब वायर वाले फ़ोन हुआ करते थे तब चलते हुए थोड़ी ना बात कर लोगे, वायर टूट जाएगी, जबकि ऐसा मोबाइल के साथ नहीं है। तो जब मोबाइल एम्बुलेंस भी होती हैं, मोबाइल एम्बुलेंस का मतलब चलती फिरती एम्बुलेंस, मोबाइल एटीएम भी होते हैं, चलते फिरते एटीएम जो गाड़ी के अंदर ही चल रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ऐसी मोबिलिटी होती है चार्ज कैरियर्स की, कि चार्ज कैरियर्स कितना फास्ट किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, उसको उसकी मोबिलिटी बोलते हैं, मूव करने की एबिलिटी। सिंपल टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। होल्स आपने पढ़े नहीं है, सेमीकंडक्टर में पढ़े लोगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दो मेजर चार्ज कैरियर होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है होल्स के कंपैरिजन में। यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फास्ट भागते हैं। सेम वोल्टेज आपने अप्लाई करी होल्स पे भी इलेक्ट्रॉन्स पे भी, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट भागेंगे होल्स के कंपैरिजन में। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है कि यूनिट वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी को मिलेगी वो उसकी क्या होती है, मोबिलिटी होती है। और मोबिलिटी ध्यान रखना म्यू
ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव मोबिलिटी का कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे मॉड लगा दिया, क्योंकि मेरे को पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जब बाद में निकालते हैं रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में, तो वो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ के इक्वल आता है, तो माइनस आता है ना, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया यहाँ पे। तो द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट वैल्यू का 1 वोल्ट पर मीटर का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस पर्टिकुलर चार्ज कैरियर को मिली, वो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल हो, तो वो उसकी मोबिलिटी कहलाता है। मोबिलिटी को म्यू से शो करते हैं। ध्यान रखना, मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड ने अक्सर रिपीट की है, इस साल भी आई थी। क्या क्वेश्चन आया था दिखाऊंगा तुम्हें। ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे, बच्चों का खेल है। ऊपर वेलोसिटी के रख दो मीटर पर सेकंड, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की रख दो वोल्ट पर मीटर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो आपने पढ़ाई थी न्यूटन पर कूलम, भाई फोर्स अपॉन चार्ज से आई थी, तो ये कहाँ से आ गई। इसमें अभी आपने पढ़ तो लिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज के टर्म्स में भी तो पढ़ा, ये भी ठीक है, न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर कैसे पढ़ा, इज इक्वल टू वी बाई एल। तो वी की यानी वोल्टेज की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई, लेंथ की क्या हो गई, मीटर हो गई। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से भी यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। इसके अलावा न्यूटन पर कूलम भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। सॉल्व कर रहे हो सब चीज़ कहानी को, तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। या आप इस कहानी को अच्छे से जानते हो कि बुक में ऐसा भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 और सेकेंड -1, ऐसे भी लिख के दिया हो, तो आपकी मर्जी है जैसे भी आप पढ़ना चाहो इस चीज़ को। तो ऐसा यूनिट ये हो गई, कॉन्सेप्ट मोबिलिटी का समझा दिया, चार्ज कैरियर्स के कंडक्टर के अंदर मूव करने की एबिलिटी, दिस कॉल मोबिलिटी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो गई हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। आपने सिलेबस में भी टॉपिक जब स्टार्टिंग में दिखाया था, आपको याद होगा मोबिलिटी का इलेक्ट्रिक करंट से रिलेशन था वहाँ पे, है ना। तो सेमीकंडक्टर के केस में अक्सर वो पूछ लिया जाता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, कैसे इसको ड्राइव करेंगे, सेमीकंडक्टर में दो दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो करंट फ्लो होती है ना वहाँ पे, होल्स की वजह से भी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होती है। तो दो दो करंट हो गई, तो टोटल करंट को ऐड करना पड़ेगा। देखो कितनी आसानी से तुम्हें समझाता हूँ। तो आई टोटल जो आएगी वो दो दो चीज़ों की वजह से आएगी, करंट ड्यू टू होल्स, एच मतलब होल्स, और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब आपके पास एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है कि I इज इक्वल टू NeAVD होता है, जहाँ पे N क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन है पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पे एक बार होल्स के लिए बात कर रहे हो, तो जो यहाँ पे नंबर डेंसिटी आएगी, एक बार इलेक्ट्रॉन्स की आएगी, होल्स वाले में होल्स की आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होती है, होल्स के लिए अलग होती है, तो दोनों को लिखना शुरू करो। तो I इज इक्वल टू, हाँ तो NH, ठीक है, NH मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इंटू E इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। E तो सेम होगा ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और होल्स का चार्ज सेम होता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज होल पे होता है, बस होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना फर्क है। तो E को चेंज नहीं करोगे आप। VD इज फॉर, VD इज वॉट, VD फॉर होल्स, इलेक्ट्रॉन की नहीं होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे लिखा मैंने, प्लस IE इलेक्ट्रॉन वाली करंट लिखोगे भैया, तो IH की जगह पे सारी पैरामीटर आ गए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए वजह से जो करंट फ्लो होती है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस रखना, ये नीचे सफिक्स में है, इंटू E, A एज इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें कॉमन नजर आती है कॉमन उठा लो, E भी कॉमन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कॉमन आ जाएगा। सॉरी, जो बचेगा वो देख लो, NH इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, प्लस यहाँ पे क्या है NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगले स्टेप में इसको भी मैं गायब कर दूंगा यहाँ से, तो EA मेरे पास बचा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक है, VD। अब VD कैसे गायब करोगे, आपने अभी भी पढ़ा था कि मोबिलिटी जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये तो पढ़ के आए हो अभी भी, वही साइड में लिख लेना ये सब चीज़ जो लिखा रहा हूँ। तो यहाँ से इस E की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो म्यू E के इक्वल आ जाएगी VD की वैल्यू। तो मैं VD को रिप्लेस कर रहा हूँ अब म्यू E से, तो म्यू E, म्यू किसकी, होल्स की मोबिलिटी। भाई मोबिलिटी अलग अलग होगी ना सबकी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसमें कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो NE इंटू ऐसे यहाँ पे लिखोगे VD की जगह, तो क्या आएगा म्यू E इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो दो दो लाइंस ऐसे दो दो वर्ड लिखे हैं, ये इस जगह से हम लोगों ने निकाल लिए मोबिलिटी के डेफिनेशन से। तो I इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला, E को भी उठा लो बाहर कॉमन, तो स्मॉल E
कैपिटल ई ए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना तभी तो चार्ज कैरियर भागेंगे, वो बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया उस पर्टिकुलर वायर का, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचा यहाँ पे, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है करंट का मोबिलिटी से रिलेशन अगर देखा जाए तो। सपोज करो कि हम किसी ऐसे सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं जहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी बच्चा कुछ फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझ में आया। तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से फ्लो होती है। आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, आपको बताया था मूल मंत्र है, रामबाण है, ये कहीं पर भी यूज हो जाएगा, तो यही यूज करा। और आज हम लोगों ने मोबिलिटी को हमने डिफाइन कर लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, तो इसको भी हम लोगों ने ऐसे निकाल दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट में जो क्वेश्चन और पूछा गया था उसको देखते हैं। ये जो 2020 का क्वेश्चन था मोबिलिटी का, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। डिफाइन कर लोगे कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह लिख के फॉर्मूला वगैरह लिख देना। पूछा क्या है, ऑब्टेन द रिलेशन फॉर मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अब मोबिलिटी का रिलेशन रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में कैसे निकाल लें, क्या दिक्कत है। आपको डेफिनेशन वगैरह लिख दोगे तो म्यू की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एक्वायर करता है कोई चार्ज कैरियर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। और मुझे ज़रा बता दो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो मॉड्यूलस होता है उसकी वैल्यू आप लोगों ने क्या पढ़ी थी, पूरा फॉर्मूला डराइव करवाया था भैया कि इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था, छोटा ई बड़ा ई अपॉन एम इंटू में टॉ, है ना। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो आपको अच्छे से याद होगा, टॉप बार लिख लेना चाहो तो यहाँ पे है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इससे डायरेक्ट कनेक्शन आया था, तो आपको ये बात अच्छे से पता है, तो बस उठा के इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख दो। तो म्यू इज इक्वल टू, जब आप वैल्यू रखोगे नीचे ई को चलते रहने दीजिए, तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू में टॉ बार। तो फाइनली ई से ई कट गया, तो म्यू का क्या रिलेशन बना, स्मॉल ई अपॉन एम इंटू में क्या आया, टॉ बार आया। तो फाइनली ये रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में आ गया, नहीं आ गया, हमारी मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में आ गई है, बाकी तो कांस्टेंट है ही है। तो यहाँ से क्या समझ में आया अगेन कि अगर ये दोनों पैरामीटर तो हमेशा के लिए कांस्टेंट है, कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का मास कभी चेंज नहीं होना। देयरफॉर आई कैन से वन कंक्लूजन हेयर कि म्यू का रिलेशन टॉ से हमेशा के लिए डायरेक्ट होता है, कुछ भी हो जाए, कि अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मोबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। एक कांस्टेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कट कर दिया, तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है टॉ का म्यू से, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस बार के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इस तरह से पूछा गया था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, वीडियो को पहले पढ़ रखा है, उठा के भर देते और आराम से आपके पास ये वैल्यू आ जाती, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन है, जो मेन रिलेशन आया वो कौन सा है, ये वाला रिलेशन है हमारे पास। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज बहुत सारी बातें सीखी हैं, छोटी छोटी सी, जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इधर उधर बिखरी हुई थी उनको मैंने एक साथ इकट्ठा करके आपको पढ़ा दिया है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर जो मैंने आपको सिखा दी हैं। जब नेक्स्ट क्लास अब आएगी तो उससे आगे की जो बातें हैं, लाइक टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है रेजिस्टेंस की, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, फॉर्मूले उसके किस तरह से डेराइव होते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है, कार्बन रजिस्टर क्या होता है, उसकी कलर कोडिंग देख के हम लोग कैसे बताएंगे कि कितने ओम का रजिस्टर है। तो ऐसी ये बाकी की जो बातें हैं वो अगली आने वाली क्लास में हो जाएगी। आज वाली इस क्लास में बहुत सारी बातें आपको समझा दी गई हैं छोटी छोटी सी, ठीक है। तो इसको पूरा कर लेना आप लोग।